Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Punod Mangnale. Today we are going to discuss about new concept of the chapter photosynthesis, and that is early experiments. Okay, early experiments. Okay, what are early experiments? This is nothing but experiment performed by different scientists. Early experiment is nothing but experiment performed by different scientists to prove how photosynthesis occurs in the plants. ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट है इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रपोजल दिया है. ओके, अपने अपने तरीके से बताया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या एक्टिविटी होती है. तो लास्ट क्लास में जो हमने फोटोसिंथेसिस के अर्ली एक्सपेरिमेंट के जो कंसेप्ट देखे उसमें हमने पहले देखा है जोसेफ प्रिस्ली का वर्क. ओके, जोसेफ प्रिस्ली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ईयर का इम्पोर्टेंट बताया था. इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ईयर का इम्पोर्टेंट बताया था. दूसरा जैन इंगनहाउस का एक्सपेरिमेंट हमने देखा है, जैन इंगनहाउस, और उन्होंने क्या कहा था, सनलाइट इज ओनली इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जैन इंगनहाउस ने कहा था सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, उसके बाद जूलियस फॉन्सैक ने क्या कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और ग्लूकोज का कन्वर्जन स्टार्च में होता है और स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टार्च. बाद में टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या किया था, एक पॉट के अंदर वाटर लेने के बाद क्लैडोफोरा नाम का algae हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और वो क्लैडोफोरा algae के ऊपर हमने अरबोबैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए थे. तो आपको पता है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने फाइंड आउट किया था जब हम प्रिज्म पास करते हैं, लाइट प्रिज्म, तो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा अरबोबैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं. इसका मतलब जहाँ पे ब्लू रीजन है और रेड रीजन है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है. यह ऐसा प्रूव किया था किसने, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने. ओके, उसके बाद जो और कुछ साइंटिस्ट है उनका क्या है वर्क हम देखते हैं. ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट आपने लास्ट क्लास में देखा है. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स या जो इक्वेशन था अर्ली एक्सपेरिमेंट का वो भी आपने देखा है. बाद में सी वैन नाइल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये प्रूव किया है ना. ओके, एंड दे आल्सो प्रूव दैट और ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ अभी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटो मतलब, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. वाटर का ब्रेक डाउन होता है और वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, याद रखिए. पहले साइंटिस्ट बिलीव करते थे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ना, मगर अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर से होता है, CO2 से नहीं होता है. तो ये पहला प्रूफ किसने दिया फिर? ओके, व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? दिस प्रूफ गिवन बाय वैन नील एंड दे प्रूव दैट वाटर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन ना. उन्होंने प्रूव किया कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है. क्या किया उन्होंने, देखिए सी वैन नील का वर्क क्या है. ओके, व्हाट दे डू, based on the study of purple and green sulfur bacteria demonstrate that hydrogen released from the suitable oxidizing compounds. ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड उन्होंने यूज किया, कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वैसे कंपाउंड उन्होंने यूज किया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज हम यहाँ पे इक्वेशन लेंगे 6CO2 प्लस 12H2S. अब बोले तो H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस बोलते हैं. ओके, तो ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल. ओके, ये क्या करेगा फिर, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये इसका क्या होगा, CCH12O6 प्लस 6H2O भी बनेगा. मगर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होता है, सल्फर डिपॉजिट होता है. इसका मतलब ये क्या प्रूव करता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हो और बैक्टीरिया को फीडिंग करते हो तो बैक्टीरिया के सेल में क्या हो रहा है, सल्फर डिपॉजिट हो रहा है ना. बैक्टीरिया के सेल में क्या हो रहा है, सल्फर डिपॉजिट होता है. वैसे ही प्लांट में क्या होता होगा, वाटर अगर आपने यूज किया प्लांट में, if you use water then what happen,
प्लांट रिलीज O2 एज अ बाय प्रोडक्ट ना, समझ आ रहे हैं नहीं? अगर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड फीडिंग किया बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया के सेल में सल्फर डिपॉजिट हो रहा है, और अगर यहाँ पे आपने वाटर सप्लाई किया तो वाटर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब देखिए, अगर आपने इक्वेशन में वाटर यूज नहीं किया, अगर आपने इक्वेशन में वाटर यूज नहीं किया तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है ना, क्योंकि हमने वाटर यूज किया कि एक्सपेरिमेंट इक्वेशन में नहीं यूज किया। इसका मतलब नो वाटर नो ऑक्सीजन। तो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि बैक्टीरिया में अगर ऐसा होता है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस जो है कौन से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे उनका ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, लिक्विड बाय ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर। और इससे प्रूव होता है, फिर इससे प्रूव होता है कि जो ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, वो वाटर से आता है। ये प्रूव होता है यहाँ पे, ओके, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेटर ऑन प्रूव बाय यूजिंग द रेडियोआइसोटोप, ओके। और एक इक्वेशन आपका यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसका C9 स्ट्रैंड का 2s2a 2s2a, ओके, प्लस CO2 लिया तो क्या हो गया यहाँ पे 2a अलग हो गया, 2a अलग हो गया ना, ओके, और प्लस क्या बन गया CH2। देखिए ये जो है ये क्या है, फिर ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन लॉस करता है, ओके, और वहां पे क्या बनता है CH2O बनता है, CH2O प्लस H2O भी निकलता है ना, CH2O प्लस H2O। मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप वाटर यूज नहीं करते हो तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता ना। और ये और एक बात क्या होती है यहाँ पे प्रूफ, ये जो 2A है ये क्या है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, और ये क्या करता है, फिर उसके अंदर का हाइड्रोजन जो है वो लॉस करता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस करता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, इसलिए 2A अलग बन जाता है। और जो हाइड्रोजन था वो कौन लेता है, CO2 लेता है। इसका मतलब CO2 का रिडक्शन होता है। अपने को यहाँ पे यही प्रूव करना है कि वाटर से ऑक्सीजन निकलता है बस, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया किसका, वैन डाइक का। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया है, सेकंड वर्क परफॉर्म्ड बाय, ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय को रूबेन एंड कामिन, ओके, ये रब कर रहा हूं मैं, ये हो गया किसका वर्क, C वैन डाइक का वर्क हो गया। बाद में रूबेन एंड कामिन ने क्या किया देखो, ओके, अगेन रूबेन एंड कामिन अनदर साइंटिस्ट, रूबेन and Kamen, what they use non radioactive isotope on the water। तो क्या किया उन्होंने, 6CO2 लिया प्लस 12H2O लिया। याद रखिए वाटर जो था, वाटर के ऊपर उन्होंने अटैच किया क्या, नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। वाटर के ऊपर उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑन दी वाटर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के अंदर उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, O18 नाम का आइसोटोप इंट्रोड्यूस किया। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, क्या बनेगा C6H12 O6 बनेगा, प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो O18 वाटर के साथ था वही O18 ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे और प्रूव होता है कि जो O18 है, O18 क्या है, आइसोटोप है। व्हाट इज आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 है, और नॉर्मल मास कितना है, 16 है। तो यहाँ पे मैंने हेवी आइसोटोप लिया है, नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। तो ये आइसोटोप क्या करता है, अगर वाटर के फॉर्म में आपने सप्लाई किया तो ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये और प्रूव करता है कि ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद हो गया ना एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट गिवन बाय रूबेन एंड कामेन। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट गिवन बाय रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट, इसको हम हिल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, रॉबर्ट हिल, ओके, जिन्होंने क्या किया, हिल एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया रॉबर्ट हिल ने, ओके, 2A प्लस H2O, ओके, इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2A जो है 2A ये क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल लेता है, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है ना। तो इससे क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अगर आप वाटर यूज करोगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना। रॉबर्ट हिल ने क्या क्या किया, ओके, दे टेक स्पिनच लीव्स, उन्होंने स्पिनच लीव्स लिए, पालक के पत्ते लिए,
उसके क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किए, क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करने के बाद वो क्लोरोप्लास्ट उन्होंने बीकर में डाल दिए, बीकर में डालने के बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी डाला गया, ओके क्लोरोप्लास्ट थे, ओके ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या डाला गया, पानी डाला गया, ओके रिमेंबर दिस इज वाटर, ये वाटर है और ये वाटर जो है विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस वाटर इज विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उन्होंने क्या किया, इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सनलाइट पास किया, तो आपको पता होगा ये क्लोरोप्लास्ट में क्या था, पहले फेरिक साल्ट था, क्या था, फेरिक साल्ट था, फेरिक साल्ट का क्या बन गया, फेरस साल्ट बन गया ना, और बाद में यहाँ पे ऐसा ही कुछ मतलब फेरिक साल्ट का फेरस साल्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये फेरिक साल्ट ने क्या किया, फेरिक साल्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब हाइड्रोजन लिया ना, वाटर के अंदर का जो हाइड्रोजन था वो किसने लिया, फेरिक साल्ट ने लिया, और कन्वर्शन किस में हुआ, फेरस साल्ट में हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ ना, ओके फेरिक साल्ट ने क्या किया, फेरिक साल्ट ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिडक्शन हुआ और फेरस साल्ट बन गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है या हाइड्रोजन लेना है, वाटर के अंदर का जो हाइड्रोजन था वो फेरिक साल्ट ने लिया और फेरस साल्ट बन गया, ओके। तो यही इक्वेशन और प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है ना, देखिए ना यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन में वाटर यूज कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ओके यहाँ पे CO2 है क्या, नहीं है CO2, फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हाट रॉबर्ट हिल, इसी को हम हिल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हिल एक्सपेरिमेंट्स है ना, आपको पता चला यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और बाद में सबसे लास्ट जो वर्क किया है, ओके किसका वर्क होता है, मैंने आपको फोटो ऐसा वाटर में जो ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो उसमें किसका वर्क पता है, पहले बोला सी वैन नाइल, दूसरा बोला रोबेन एंड कामेन, तीसरा बोला रॉबर्ट हिल, और चौथा जो बोल रहा हूँ नंबर 4 दैट इज डॉक्टर अर्नॉन, डॉक्टर अर्नॉन। उन्होंने क्या किया है, ओके जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसको हम रिड्यूसिंग कोएंजाइम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग कोएंजाइम बोलते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया 2NADP लिया प्लस H2 लिया ना, 2NADP प्लस 2H2 लिया, किसने, डॉक्टर अर्नॉन ने, ओके प्लस 2NADP प्लस 2ADP लिया, वाटर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या होगा, 2NADPH2 बनेगा ना, 2NADPH2 बनेगा, एंड रिमेंबर दैट NADP इज नथिंग बट द रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स। ये क्या करता है, वाटर के अंदर का जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट करता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, लाइट रिएक्शन जब बताऊंगा आपको मैं, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन जब बताऊंगा आपको मैं, ग्राना में होती है, तो वो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर के अंदर का जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक होता है, ओके, और वो NADP एक्सेप्ट करता है और क्या बनता है, NADPH2 बनता है, और बाद में क्या निकला बाहर, O2 निकल जाता है ना, O2 बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट किसका, डॉक्टर अर्नॉन। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, अपने अपने तरीके से बताया है कि ऑक्सीजन कैसे निकलता है, तो ये प्रूफ हुआ है, अभी 4 साइंटिस्ट ने प्रूव किया है साइंटिफिकली, क्या प्रूव किया है, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, या लाइट सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको कल ही बोला था, सनलाइट जो है उसमें 2 तरीके के रेडिएशन है, विजिबल लाइट एंड इनविजिबल लाइट्स। तो विजिबल लाइट का जो एक्चुअल रेंज है उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो रेंज है 390 टू 760 नैनोमीटर है ना, तो उसी लाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और द विजिबल लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज PAR। PAR का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। उसी लाइट की वजह क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होता है प्लांट में, ओके, एंड दैट्स व्हाई इसका रेंज है विजिबल लाइट का, एंड यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वेवलेंथ, एंड इन जनरल जो है 400 टू 700 नैनोमीटर, एंड दैट्स व्हाई those light used by plants during photosynthesis or visible light is also called as PAR, okay, लॉन्ग फॉर्म बताया मैंने आपको PAR का, photosynthetically active radiations। Now next experiment, next point of the chapter is where does photosynthesis take place, where does photosynthesis take place, where does photosynthesis takes place, मतलब photosynthesis कहाँ होता है, ओके, where does photosynthesis take place, तो आपको सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट,
and chloroplast is called as site of photosynthesis. Chloroplast is also called as kitchen of cell. Chloroplast is also called as green plastids. Chloroplast is also called as photosynthetic apparatus. photosynthetic मशीनरी बोलते हैं किसको? क्लोरोप्लास्ट को. तो क्या करता है क्लोरोप्लास्ट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होगा. ओके, क्लोरोप्लास्ट कैसा है? दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ सेल ऑर्गेनेल्स है. ओके, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन बॉडी रहते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राना. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राना बोलते हैं. और दो ग्राना को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लैमेले है, और जो बैकग्राउंड है इसका ग्राना के बैक साइड में उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. सो दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट. दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग ग्राना. याद रखिए, ग्राना के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है. आपको बताऊंगा मैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जब बताऊंगा तब आपको. ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, और ग्राना के बाहर जो है ये है स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है. स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है. आपको अभी आपको लगता होगा इसका लाइट रिएक्शन मतलब दिन में होती है क्या, और डार्क रिएक्शन मतलब रात में होती है क्या? नहीं है. लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन बोथ आर ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली. दोनों भी रिएक्शन डे टाइम में होते हैं. कौन कौन से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों भी डे टाइम में होते हैं. ओके, क्लोरोप्लास्ट में जो दोनों मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन वो दोनों को मिला के हम कहते हैं पेरिस्ट्रोमियम. पेरिस्ट्रोमियम, पेरी मतलब अराउंड और स्ट्रोमियम मतलब स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के बाहर का जो पार्ट है उसको पेरिस्ट्रोमियम बोलते हैं. या उसी को हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर या आउटर एपिडर्मिस एंड लोअर इनर एपिडर्मिस बोल सकते हैं. ओके, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल में अंदर रहता है ना. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है ना. ओके, और लीफ के अंदर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू के अंदर. और आपको पता होगा लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है उसका नाम है मेसोफिल सेल. ग्रीन सेल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल. ओके, आपने देखा है पैलिसाइड मेसोफिलो, स्पॉन्जी मेसोफिलो, उसमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं. एंड मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है. एंड स्पेशलाइज्ड सेल लाइट अब्सॉर्बिंग ग्रीन प्लांट्स ऑन क्लोरोफिल. और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है. एंड क्लोरोफिल इज नथिंग बट द ग्रीन पिगमेंट अब्सॉर्ब लाइट. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो अब्सॉर्ब करता है लाइट. कहां से? सनलाइट से. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का देखिए स्ट्रक्चर. फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? इट इज यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेल्स. सब सेल ऑर्गेनेल्स है नोन एज क्लोरोप्लास्ट. ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड थर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज थैलाकोइड्स. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? फिर ये तो डबल मेम्ब्रेन है. ओके, उसको हम ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये ग्राना है, और ये ग्राना के अंदर क्या रहता है? सिंगल ग्राना कंटेन. ओके, ये ग्राना जो है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रानम. क्या बोलते हैं? ग्रानम. और ये ग्रानम के अंदर क्या रहता है? सिंगल ग्रानम के अंदर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, इनसाइड द ग्रानम देयर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म. एंड दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट थाइलाकॉइड. क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड है ये. ओके, कौन सा? ग्रानम के अंदर क्या है? कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड बोलते हैं. ओके, दिस इज थाइलाकॉइड. और थाइलाकॉइड के अंदर क्या रहता है? ये ग्रीन सैप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाजोम. समझ में आ रहा है ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले बोला ग्रीन बॉडी ग्राना, ग्राना का एक ग्रानम का एक मतलब थाइलाकॉइड पाउच लाइक है. और थाइलाकॉइड के अंदर क्या रहता है? क्वांटाजोम रहता है. क्वांटाजोम इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक यूनिट. एंड पार्कमैन बिगिंस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटाजोम का स्टडी किया है शुरुआत में. और क्वांटाजोम के अंदर क्या होता है? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटाजोम. तो क्वांटाजोम के अंदर आप देखते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटाजोम. क्वांटाजोम के अंदर क्या है? सबसे सेंटर में जो है क्वांटाजोम के कौन है? क्लोरोफिल. ये है ना, क्वांटाजोम के सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसेंशियल पिगमेंट बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं. क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज इसेंशियल पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर, मास्टर मॉलिक्यूल. इसको क्लोरोफिल को बोलते हैं. और क्लोरोफिल के बाहर कौन है? फिर
क्लोरोफिल ए के बाहर कौन है, बाकी के पिगमेंट है, दैट इज एक्सेसरी पिगमेंट्स। मतलब सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए है, और उसके बाहर कौन है, उसके बाहर है एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। एक्सेसरी पिगमेंट इसमें क्या आता है, कैरोटीनॉइड्स, xanthophyll, क्लोरोफिल बी, ये जो आते हैं ओके, उसके बाहर रहते हैं किसके, क्लोरोफिल ए के, और क्लोरोफिल ए का प्रोटेक्शन करते हैं कौन, बाकी के पिगमेंट। तो क्या होगा, जब लाइट गिरेगा तो लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर नहीं गिरता, कहाँ पे गिरता है, फिर जब लाइट गिरता है तो क्लोरोफिल ए के ऊपर नहीं गिरता, किसके ऊपर गिरता है, एक्सेसरी पिगमेंट के ऊपर गिरता है। और एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, रेजोनेंस करते हैं और अंदर ढकलते हैं, किधर, क्लोरोफिल ए की तरफ। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटाजोम, क्योंकि क्वांटाजोम के अंदर क्या है, पिगमेंट है ना। क्वांटाजोम कंटेन पिगमेंट्स या पिगमेंट सिस्टम्स एंड दैट पिगमेंट सिस्टम वर्क इन द फोटोसिंथेसिस, है ना। थर्ड, एंड थैलाकोइड फॉर्म ग्रैनम एंड एडिशन ग्राना, दो ग्राना को जोड़ने वाला, टू ग्राना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेले, दो ग्राना को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले, या उसी को बोलते हैं इंटरग्राना लैमेले और फ्रीड चैनल। इसको दो ग्राना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर कहते हैं इंटरग्राना, इंटर मींस इन बिटवीन टू ग्राना ना, ओके, तो उसको स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। ओके, उसके अंदर रिएक्शन होते हैं, आगे देखेंगे हम, एंड द फ्लूइड कंपार्टमेंट सराउंड थैलाकोइड कॉल्ड स्ट्रोमा, और ये जो फ्लूइड पार्ट है पीछे वाला उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या है, स्ट्रोमा क्या है, होमोजेनस है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप स्ट्रोमा को। अंदर द क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, कुछ पिगमेंट्स है और कुछ प्रोटीन है जो फोटोसिंथेसिस के हेल्प करते हैं। स्ट्रोमा के अंदर और क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कॉल्ड एज प्लास्टिडोम। ओके, प्लास्टिडोम भी है ये, ओके, उसको डीएनए कहते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, उसको प्लास्टिडोम कहते हैं। और याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, कौन सा, 70s टाइप का, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए वो रिप्लिकेशन कर सकता है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि उनका खुद का डीएनए है, उनका खुद का राइबोसोम है, इसलिए वो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर है, प्रोटीन एंड पिगमेंट्स। हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट है, प्रोटीन भी है और पिगमेंट भी है। ओके, प्रोटीन और पिगमेंट दोनों से बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है या कैरोटीनॉइड्स भी है, एंड फोटोकेमिकल एलिमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर ट्रैप करते हैं लाइट। और आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है। अगर आप डायग्रामेटिक देखते हो, ये यहाँ का इतना पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना पार्ट, सपोज ये क्लोरोफिल ए सेंटर में है और बाकी की पिगमेंट उसके सराउंडिंग में है, तो क्या होता है, बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो रिसीव करते हैं क्या, लाइट। एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, ये बाकी का एक्सेसरी पिगमेंट है ना, ये क्या करते हैं, लाइट रिसीव करते हैं, कौन, एक्सेसरी पिगमेंट्स, और फिर सप्लाई करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को। और क्लोरोफिल ए को एक साइड सप्लाई करने के बाद क्लोरोफिल ए क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करता है, क्लोरोफिल ए के अंदर का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाके और नीचे आता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम दे हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ एडीपी प्लस आईपी इनटू एडीपी ना। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए क्या करता है, लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करता है ना, इसलिए इसको कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। लाइट एनर्जी फोटोन इज कन्वर्टेड टू एटीपी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। किसको, लाइट रिएक्शन को एटीपी में होता है और एनएडीपीएच भी बनता है, ठीक है, एम्बेडेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, और ये एटीपी और एनएडीपीएच थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर होते हैं ना, ठीक है। ये डायग्राम मैं रख कर रहा हूँ, तो क्या होता है देखते हैं लाइट रिएक्शन में। मैं आपको बोला कि ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, और क्या होता है ग्राना के अंदर,
जब भी लाइट रिएक्शन होती है ग्राना के अंदर तो क्या होता है ग्राना के अंदर, देखते हैं थोड़ा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है। ओके, मैंने बोला आपको पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन? ग्राना के अंदर। तो ग्राना क्या करता है, दे टेक वाटर, दे टेक लाइट। ग्राना के अंदर क्या क्या होता है, व्हाइट लाइट आता है और वाटर आता है, और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, कहाँ पे, ग्राना में। और उसी के साथ ग्राना में और एक बात प्रोड्यूस होती है, कौन सी, एक एटीपी प्लस NADPH। ये क्या है फिर, एटीपी और NADPH। मैंने अभी आपको बोला लाइट का कन्वर्जन एटीपी में होता है ना, तो हो गया एटीपी फॉर्मेशन, और उस फिनोमेना को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट का यूज करके, क्लोरोप्लास्ट का यूज करके जब एटीपी बनता है तो उसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और उसी के साथ और बनता है कौन, NADPH। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक होता है और वो अट्रैक्ट करता है कौन, NADP, और उसका क्या बनता है, NADPH बनता है ना। तो याद रखिए ये दोनों का हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। किसको किसको, एटीपी को और NADPH को क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। आप बोलेंगे सर एसिमिलेटरी पावर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं, जो कि आपको पता होगा स्ट्रोमा के अंदर होते हैं ना डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो डार्क रिएक्शन में किसके लिए यूज होता है, CO2 का यूज होके क्या बनता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनता है ना। So that's why ATP and NADPH are used in the dark reaction for carbon assimilation. What is carbon assimilation? Conversion of inorganic form of carbon into organic form. Atmospheric carbon dioxide into glucose, and that's why it is called as carbon assimilation. और ये कार्बन assimilation के लिए यूज होता है किसका, ATP का और NADPH का, इसलिए इसको कहते हैं assimilatory power। किसको, ATP और NADPH को। और वो बदले में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP का क्या बनता है, ADP प्लस IP बनता है, और प्लस NADPH से हाइड्रोजन निकला गया तो क्या बन गया, NADP ना, हाइड्रोजन चला गया ना। पहले वाटर के अंदर का जो हाइड्रोजन था NADPH में गया, और NADPH से कहाँ गया, इधर गया ना डार्क रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, स्ट्रोमा इज आल्सो कॉल्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लाइट डिपेंडेंट है, ये एंजाइम डिपेंडेंट है। और अब पहले ही बोला मैंने, लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन कहाँ होते हैं, डे टाइम में होते हैं ना। बोथ लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम, दोनों रिएक्शन डे टाइम में होते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रोमा इज द एंजाइमेटिक रिएक्शन। स्ट्रोमा क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, शुगर फॉर्म होते हैं ना, ग्लूकोज। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, शुगर फॉर्म होता है, और वो शुगर ग्लूकोज से क्या बनता है, बाद में स्टार्च। पहले बनता है ग्लूकोज और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज और स्टोर होता है स्टार्च। तो ये होता है कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर ये ऐसा होता है एक्टिविटीज। ओके, एंड फॉर्मल सेट इज कॉल्ड लाइट ड्राइवन। देखिए जो पहला सेट है जिसको लाइट की जरूरत है, ये जो पहला सेट है उसको लाइट की जरूरत है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और जो लेटर स्टेज है, ये जो स्टेप है, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। मगर याद रखिए मैंने आपको बोला है, लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, बोथ आर ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। दोनों भी कहाँ कब होते हैं, डे टाइम में होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, दिस इज लाइट डिपेंडेंट और दिस इज डार्क लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। तो आप बोलेंगे कैसे होता है सर ये सब कुछ मैनेज। जब आपको पता होगा सनलाइट डायरेक्ट लिप के ऊपर गिरता है तो क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। और जब लिप के ऊपर शेड गिरता है ना, शेड, या कभी क्लाउडी वेदर रहता है, क्लाउडी वेदर्स, ओके, प्लांट के ऊपर शेड गिरता है तो तब डार्क रिएक्शन होता है। मतलब जहां जब लाइट नहीं है डे टाइम में, जब लाइट है, जब लाइट गिरता है लीफ के ऊपर तो लाइट रिएक्शन होगा, और जब लाइट नहीं है तब क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो दोनों रिएक्शन जो है डे टाइम में होते हैं, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों का इंटरेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस है। कार्बन रिएक्शन में होती है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन मैंने आपको बोला उसको हम कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बन एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, ये पूरे एक्टिविटी होते हैं। हर एक बेसोफिल सेल के अंदर यूरिन बेसोफिल सेल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 ग्राना। ग्रीन सेल के अंदर, बेसोफिल सेल के अंदर ग्राना की जो संख्या है 40 to 60 है। ओके, आपको बोला मैंने ग्राना को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ओके, कवरिंग को बोलते हैं पेरिस्टोम, ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके,
और बाद में अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कशन, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्राना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। होता क्या है क्लोरोप्लास्ट में, क्या है क्लोरोप्लास्ट में, क्या है ग्राना है। ग्राना के अंदर क्या है, ग्रानम है। ग्रानम के अंदर थैलाकोइड, थैलाकोइड के अंदर क्वांटासोम, क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स। ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना, ग्राना के अंदर ग्रानम, ग्रानम के अंदर थैलाकोइड, थैलाकोइड के अंदर क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स, और पिगमेंट के अंदर क्या होता है, एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है ना, ठीक है। बाद में हम देखते हैं अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? पिगमेंट का मतलब क्या है, कलर्ड सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं ना। ऐसे कलर्ड सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज इसेंशियल पिगमेंट्स, इसेंशियल पिगमेंट्स जिसको आपको पता होगा, इसको एक ही एग्जांपल है कौन सा, क्लोरोफिल। और बाकी के जो है दैट इज एक्सेसरी पिगमेंट्स। बाकी कौन से पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जिसमें कौन कौन आता है, एक्सेसरी पिगमेंट में आता है क्लोरोफिल बी, देन xanthophyll, और क्या आता है, कैरोटीन आता है ना, कैरोटीन आता है। और कुछ ब्लू ग्रीन algae जैसे algae, ब्लू ग्रीन algae जैसे उसमें फाइकोबिलिन और फाइको इरिथ्रिन भी रहता है। इसमें बोल रहा हूँ ब्लू ग्रीन alga के अंदर क्या रहता है, फाइकोबिलिन नाम की पिगमेंट है, उसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन नाम के दो पिगमेंट्स है। और बैक्टीरिया के अंदर देखते हो तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन है ना। तो क्लोरोफिल के टोटल 7 टाइप्स है। क्लोरोफिल के टोटल कितने टाइप है, 7। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन, ये 7 टाइप है किसके, क्लोरोफिल के। और बाकी के जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। ओके, हर एक का स्ट्रक्चर। ओके, पिगमेंट इज द सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। पिगमेंट क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ओके, और पिगमेंट का सेपरेशन कैसे करेंगे, पिगमेंट का सेपरेशन करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफी पेपर। क्रोमैटोग्राफी पेपर नाम का एक पेपर है जिसमें हम क्या करते हैं, पिगमेंट का ऐसा ड्रॉप डालते हैं और पिगमेंट की वजह से क्या होता है, ओके, जिस पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो वो नीचे रहता है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो वो ऊपर जाता है। इसका मतलब दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। ये क्या है, ऐसी मेथड है कि जो पिगमेंट जो है प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, उसको सेपरेशन करने के लिए हेल्प करता है। पिगमेंट के अलग अलग सेट फॉर्म होते हैं। जो पिगमेंट हेवी मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो नीचे रहेगा, जो लाइट होगा ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस सेपरेशन करने के लिए, पिगमेंट का सेपरेशन करने के लिए ये मेथड यूज होती है। ओके, क्लोरोफिल ए का क्या कैरेक्टर है, इट इज डार्क ब्लू और ब्लू ग्रीन कलर का रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये कैसा है, ब्लू ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। ये कैसा है, येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C55 H72 O6 O5 N4 Mg। इसका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल बी का क्या है, C55 H70 O6 N4 Mg। ओके, दोनों में फर्क क्या है, फर्क खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर फर्क है। यहाँ पे हाइड्रोजन 72 थे, ऑक्सीजन 5 थे। यहाँ पे हाइड्रोजन 70 है और ऑक्सीजन 6 है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 72 थे, यहाँ पे 70 है। इतना ही चेंज है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो क्लोरोफिल ए का और बी का ये है। ओके, xanthophyll का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, xanthophyll का मॉलिक्यूलर ये कैसा है, xanthophyll येलो कलर का पिगमेंट है, xanthophyll येलो कलर का है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C40 H56 O2 है इसका, xanthophyll का। और कैरोटीन कैसा है, ऑरेंज कलर का है ना, कैरोटीन कैसा है, ऑरेंज कलर का है। और इसका फार्मूला क्या है, C40 H56। तो दोनों में इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए xanthophyll इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन ना।
ज़ांथोफिल में ऑक्सीजन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, कैरोटीन के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई ज़ांथोफिल इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेरिवेटिव। ज़ांथोफिल में और टाइप है, फ्यूकोज़ैंथीन, जियाज़ैंथीन, ल्यूटीन। तो नेचुरली जो मिलता है ज़ांथोफिल जो येलो लीफ पे मिलता है, राइपनिंग फ्रूट में मिलता है, उसका नाम है ल्यूटीन। जो फ्रूट राइपनिंग होने के बाद फ्रूट जब राइपनिंग होते हैं, लीफ जब राइपनिंग होते हैं तब येलो कलर फॉर्म होता है, तो उसके अंदर ज़ांथोफिल है, उसका नाम है ल्यूटीन। क्या है? ल्यूटीन। तो यह है पिगमेंट के बारे में क्लासिफिकेशन। बाद में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो किसका, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हो, क्लोरोफिल ए और बी, ये दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है देखते हैं हम। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी देखते हैं। इन जनरल आप देखोगे तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है इट लुक लाइक काइट, ये काइट जैसा दिखता है, काइट जैसा, दिस इज लुक लाइक काइट। ओके, तो काइट में क्या क्या रहता है आपको पता होगा। ये क्या है काइट में? काइट में ये है हेड और ये क्या है? टेल है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल ए हो या बी हो, उसका काइट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। जो ऊपर का पार्ट है उसको हेड बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसको टेल बोलते हैं। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हेड में क्या क्या रहता है? हेड कंसिस्ट ऑफ टेट्रापायरल रिंग। हेड के अंदर क्या है? 4 पायरल रिंग रहते हैं, 1 2 3 4। ओके, हेड के अंदर क्या क्या है? 4 पायरल रिंग है, 1 2 3 और ये 4। इसको क्या कहते हैं? टेट्रापायरल रिंग बोलते हैं ना। कहाँ पे? हेड के अंदर है। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेल। सो दिस इज अपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेड। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, हेड है, और ये नीचे का स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? टेल है। तो दोनों में फर्क क्या है? हेड इज जनरली हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर को एक्सेप्ट करता है। और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर को हेट करती है। कौन? टेल। हेड वाटर को एक्सेप्ट करता है, टेल वाटर को हेट करती है, इसलिए हेड को क्या कहते हैं? टेट्रापायरल रिंग और आल्सो कॉल्ड एज प्रोफाइरिन हेड। क्या कहते हैं? प्रोफाइरिन हेड भी बोलते हैं हेड को। हेड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोफाइरिन हेड, या उसी को बोलते हैं टेट्रापायरल रिंग। हेड के अंदर रहता है और टेल जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं ना। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? थोड़ा गौर से सुन लो। ओके, यहाँ पे क्या होता है? पायरोलिक थर्ड जो है, थर्ड पायरोलिक में क्या होता है? अगर ये स्ट्रक्चर आप देखते हो ऐसा पायरोलिक का, ओके, पायरोलिक थर्ड में क्या होता है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सेकंड कार्बन की पोजीशन में पायरोलिक थर्ड पे कार्बन नंबर 2 पे क्लोरोफिल ए में क्या रहता है? मिथाइल ग्रुप रहता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पायरोलिक थर्ड के ऊपर, ओके, कार्बन नंबर 2 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप रहता है। क्लोरोफिल ए के अंदर क्या होता है? पायरोलिक सेकंड के ऊपर, ओके, पायरोलिक थर्ड के ऊपर कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर क्या रहता है? मिथाइल ग्रुप रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल ये बोलेंगे ना। और उसी जगह पे अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के अलावा अगर अल्डेहाइड ग्रुप रहा तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बी कहते हैं। समझ रहे? बस यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस है किसके अंदर? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। और कौन कौन सा? ओके, प्रोपेलिन हेड किससे बना है? फिर प्रोपेलिन हेड एंड फाइटोल टेल ऐसे दो है पार्ट। ओके, एंड दैट्स व्हाई क्लोरोफिल इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। क्लोरोफिल नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दैट्स व्हाई क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज एसेंशियल पिगमेंट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट्स। क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ऑल फोटोऑटोट्रॉप्स। जितने भी फोटोऑटोट्रॉप है उन सभी में रहता है ये। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेंशियल पिगमेंट्स, यूनिवर्सल पिगमेंट्स। ओके, रिएक्शन सेंटर कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होती है। कौन सी? फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम की रिएक्शन यहाँ पे होती है। ओके, एंड क्लोरोफिल ये हैव कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोपेलिन हेड, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम है ना। प्रोपेलिन हेड के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोपेलिन हेड इज कंसिस्ट ऑफ, ओके, प्रोपेलिन लाइक ग्रुप फाउंड इन द हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। जैसे कि ये प्रोपेलिन हेड का प्रोपेलिन ग्रुप जो है कहाँ पे रहता है? आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन में और साइटोक्रोम में भी रहता है। ओके, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजर इन क्लोरोफिल इज एक्सेप्टेड एंड साइक्लिक टेट्रापायरल रिंग
स्ट्रक्चर नॉन आयोनिक मैग्नीशियम, याद रखिए टेट्रा पैरा रिंग के अंदर नॉन आयोनिक मतलब आयन नहीं है मगर मैग्नीशियम है ना सेंटर में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनरल न्यूट्रिशन में बताया मैंने आपको। क्लोरोफिल ए के सेंटर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किसके लिए हेल्प करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है ना। फाइटोल टेल के अंदर क्या है, फाइटोल टेल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, फाइटोल टेल के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है, ओके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल टू द हाइड्रोफोबिक पोटेंशियल या पोर्शन ऑफ थैलाकोइड। मेजर टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल के टाइप मैंने बताया, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, ई है और बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी भी है, ओके। और बाकी जो एक्सटर्नल पिगमेंट्स है उन्हें एक्सटर्नल पिगमेंट, मैंने बोला आपको क्लोरोफिल को एसेंशियल पिगमेंट बोलते हैं और जो एक्सटर्नल पिगमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ांथोफिल कहते हैं, ओके। एक्सटर्नल पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, एक्सटर्नल पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल पिगमेंट बोलते हैं या उसी को हम बोलते हैं क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। किसको, एक्सेसरी पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। कौन, एक्सेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ये कहाँ है, क्लोरोफिल ये सेंटर में है और बाकी के जो पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेसरी पिगमेंट्स, ओके, एक्सेसरी पिगमेंट है, ओके, एक्सेसरी पिगमेंट है। और ये कौन है, सेंटर वाला, सेंटर वाला कौन है, क्लोरोफिल है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल पिगमेंट्स, एसेंशियल पिगमेंट है। तो क्या होता है, पहले लाइट जो गिरता है ना, लाइट पहले एक्सेसरी पिगमेंट के ऊपर गिरता है, रेजोनेंस के द्वारा, विद हेल्प ऑफ रेजोनेंस लाइट जो है अंदर जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। फोटोन का कन्वर्शन क्वांटम में होता है और ये क्वांटम क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है किधर, क्लोरोफिल के ऊपर, ठीक है। सो एंड एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं उसको, एंड एक्सेसरी पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और एसेंशियल पिगमेंट कॉल्ड है कोर कॉम्प्लेक्स, याद आ रहा है ना। एक्सेसरी पिगमेंट इज कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्योंकि डायरेक्ट लाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिरा तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरोफिल ए के ऊपर डायरेक्ट लाइट अगर गिरा तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है। उससे बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये रहते हैं कौन, एक्सेसरी पिगमेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट को और क्या नाम है, एंटीने मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीने मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ओके। क्लोरोफिल बी अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द टोटल क्लोरोफिल कंटेंट्स, ओके। क्लोरोफिल बी क्या है, क्लोरोफिल बी अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द क्लोरोफिल ए, ओके। 1/4 है किसके कंपैरिजन में, क्लोरोफिल के कंपैरिजन में 1/4 मतलब क्या है, 25%। क्लोरोफिल बी का प्रोपोर्शन कितना है, 25% है किसके कंपैरिजन में, बाकी टोटल क्लोरोफिल कंपैरिजन में। याद रखिए क्लोरोफिल ए जो है सभी ऑटोट्रॉप में रहता है, क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन algae में और बाकी के प्लांट में रहता है, समझ रहे हैं। क्लोरोफिल ए ऑल प्लांट्स, ऑल ऑटोट्रॉप्स, क्लोरोफिल बी ग्रीन algae एंड ऑल प्लांट्स, ओके। और क्लोरोफिल सी एंड डी जो है वो बाकी के algae में रहते हैं, ओके। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट द अदर पिगमेंट्स फॉर फोटो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। कैरोटीनॉइड जो है इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स, एक्सेसरी पिगमेंट में कौन रहता है, कैरोटीनॉइड्स। और ये क्या करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते किसका, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, उसको प्रोटेक्शन करते हैं, उसको डैमेज नहीं होने देते लाइट से। एंड दैट्स व्हाई दिस कैरोटीनॉइड इज आल्सो कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट। शील्ड मतलब ढाल, ढाल जैसा काम करते हैं, ऊपर से प्रोटेक्शन करते हैं उसका, ओके। एंड लेट अस स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ द, ओके। तो उसमें दो ग्राफ आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन से, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ओके। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, अच्छा दो स्पेक्ट्रम के ग्राफ है, तो ग्राफ और उसके बाद क्लोरोफिल ए का जो वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपको पता होगा पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करता है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पिगमेंट ऑब्जर्व करता है और तब जब आपको ग्राफ मिलता है, इफ यू ऑब्टेन द ग्राफ, what is the absorption spectrum, that is graphic curve showing the amount of energy of different wavelength of light absorbed by pigments। ग्राफिक कर्व मिलता है कब, जब लाइट का वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हैं कौन, पिगमेंट्स। लाइट वेवलेंथ ऑब्जर्व करने के बाद पिगमेंट जो ग्राफिक वेव मिलता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और आपको पता होगा जब लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है तभी एक्शन होती है ना, जब लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा,
तो ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है आपको ये भी बताया था मैंने, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कब होता है, एक ब्लू लाइट में और दूसरा रेड लाइट में होता है। इसका मतलब ये है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और है एक्शन स्पेक्ट्रम। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर ग्राफिक कर्व showing amount of energy of different wavelength of light observed by pigment। और अब तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट ग्राफिक कर्व showing the relative rate of the photosynthesis। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राफिक कर्व showing the relative rate of photosynthesis in a particular wavelength of light। पर्टिकुलर wavelength of light में कितने फोटोसिंथेसिस का रेट होता है ना, उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग है। कौन, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम आर करस्पॉन्ड टू ईच अदर। ओके, आपको ये भी पता होगा लिटिल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑकर इन द येलो एंड ग्रीन लाइट। लाइट क्या करती है, सबसे कम ऑब्जर्वेशन कौन से लाइट में होता है, सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, येलो लाइट में। और ग्रीन लाइट में सबसे ज्यादा कम फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे कम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, येलो और ग्रीन लाइट में। क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन प्लांट नहीं कर पाता। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, ब्लू और ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट में। ब्लू लाइट में और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेचर ऑफ लाइट आप अगर देखते हो, नेचर ऑफ लाइट अगर देखते हो तो आपको मैंने बोला लाइट के वैसे दो नेचर है, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। और लाइट क्या है, इसके दो फॉर्म हम बता सकते हैं, दैट इज वेव थ्योरी, ओके, और दूसरा कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ओके, या कॉर्पस्कुलर फॉर्म, वेव फॉर्म और कॉर्पस्कुलर फॉर्म। ओके, ड्यूअल नेचर है लाइट का, वेव फॉर्म एंड डिस्क्रीट पैकेट्स। तो यहाँ पे वेव थ्योरी में क्या होता है, लाइट इज इन अ वेव फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट पैकेट मतलब क्या है, फोटोन की फॉर्म में ना, फोटोन की फॉर्म में है। ओके, उसको कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। और वेव फॉर्म, जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, ये ऑब्जेक्ट है ना, सन है, तो जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है तो लाइट कौन से फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में होता है ना। जब लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है तो वेव फॉर्म में रहता है, मगर जब ये कहाँ पे गिरता है, फोटोसिंथेसिस पार्ट के ऊपर गिरता है, तो वो लाइट के फॉर्म डिस्क्रीट पैकेट में फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। निकलता है तो वेव फॉर्म में है, और जब ब्लिप के ऊपर गिरता है तो डिस्क्रीट पैकेट में फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। और लाइट के दो नेचर कैसे है, लाइट के दो नेचर कौन से, मैंने आपको लाइट के ड्यूअल नेचर है ना, नेचर ऑफ लाइट ड्यूअल है। और लाइट के ड्यूअल नेचर कौन सा है, एक लाइट क्वांटिटेटिव रहता है, क्वांटिटेटिव, ओके, और दूसरा क्वालिटेटिव। लाइट का कौन से फॉर्म में, दोनों, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या है, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, VIBGYOR जो है वो कलर ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कहते हैं। ओके, और क्वालिटी, क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड एज, क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और क्वालिटेटिव मतलब, क्वालिटेटिव मतलब क्या है, एक तो कलर या फिर उसका क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो आपको ये भी पता होगा, जो वेवलेंथ बड़े रहते हैं, वेवलेंथ जो बड़े रहते हैं तो लाइट इंटेंसिटी लेस इंटेंसिटी रहती है ना, याद आ रहा है क्या। वेवलेंथ जो बड़े रहते हैं तो इंटेंसिटी लेस रहती है, और जो वेवलेंथ छोटे रहते हैं तो ओके हाई इंटेंसिटी है ना, हाई इंटेंसिटी है किसकी, लाइट की। ओके, ऐसे दो फॉर्म में लाइट है, लेस इंटेंसिटी मतलब वेवलेंथ बड़े है, और हाई इंटेंसिटी मतलब वेवलेंथ छोटे है। ओके, और ये भी याद रखिए बात, क्या, क्लोरोफिल एंड बी अब्सॉर्ब मैक्सिमम ब्लू एंड रेड लाइट। क्लोरोफिल बी हो या ये हुआ भी हो, क्या करता है, रेड और ब्लू लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब करता है ना। ओके, कौन, दोनों क्लोरोफिल। ये भी आपको याद रखना है, फॉर रिलीज ऑफ मोनोलिक्यूल ऑफ O2 8 क्वांटा एनर्जी रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, 1 O2 निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 8 क्वांटा एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 8 क्वांटा एनर्जी चाहिए। तो 6 O2 के लिए कितना चाहिए, 6 O2 के लिए कितना चाहिए, 6 O2 के लिए चाहिए 48 क्वांटा ना,
48 क्वांटा रिक्वायर फॉर 6O2, या फिर 1 ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए, 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उतना ही चाहिए, कितना 48 क्वांटा। ओके, तो 6O2 के लिए 48 क्वांटा चाहिए, 1 ग्लूकोज के लिए 48। ओके, क्योंकि भाई आपको बोला 8 क्वांटा 1 O2 के लिए चाहिए, तो इंटू 6 करना चाहिए आपको, तो उसको आप बोलते हैं 6 क्वांटा एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम और अदर स्पेक्ट्रम के बारे में। बाद में स्पेक्ट्रम आपको बताया मैंने, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड लाइट रीजन ऑफ लाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल दैट इज द ब्लू एंड रेड रीजंस। बाद में क्लोरोफिल ए का नेचर आप देखते हो, क्लोरोफिल ए के 3 फॉर्म है ना, क्लोरोफिल ए के कितने फॉर्म है, क्लोरोफिल ए जो है उसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, उसके 3 फॉर्म है। कौन कौन से 3 फॉर्म? ओके, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड आयोनाइज्ड स्टेट। किसके? क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल ए। ओके, ये क्या है, 3 फॉर्म है ना, कौन कौन से 3 फॉर्म है पहले बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या है, ये क्लोरोफिल ए सेंटर में है और इसके बाहर ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ये सेंटर में क्लोरोफिल ए है न्यूक्लियस में, और ये बाहर न्यूक्लियस है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। तो शुरुआत में क्लोरोफिल ए कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, फोटो एक्साइटेशन करेंगे, मतलब लाइट सप्लाई करेंगे किसको, क्लोरोफिल ए को, लाइट सप्लाई करेंगे किसको, क्लोरोफिल ए को, तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए जो है वो एक्साइट हो जाएगा ना, क्लोरोफिल ए एक्साइट हो जाएगा, और क्लोरोफिल ए जो है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरोफिल ए है, उसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में और बाहर चला जाता है। ओके, इसका क्लोरोफिल ए का, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। पहले कैसा था ये क्लोरोफिल ए, ग्राउंड स्टेट में था, जब हमने लाइट सप्लाई किया तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और बाद में क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है ना, कहाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, वैसे क्लोरोफिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड स्टेट्स, आयोनाइज्ड स्टेट। समझ रहे ना, क्लोरोफिल ए के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर बाहर निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट्स। और याद रखिए, आयोनाइज्ड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज अनस्टेबल स्टेट है ये। ओके, ज्यादा देर तक नहीं रहती है आयोनाइज्ड स्टेट्स, इट कैन नॉट रिमेन फॉर मोर देन 10⁻⁻⁹ सेकंड्स। आयोनाइज्ड स्टेट क्या है, मोर देन 10⁻⁹ सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाती। ओके, आयोनाइज्ड स्टेट्स, एंड ड्यूरेशन इन द, इसका जो ड्यूरेशन है वो नैनो सेकंड में है, किसका, आयोनाइज्ड स्टेट का। क्योंकि क्लोरोफिल ए एक्साइट होने के बाद, आयोनाइज्ड स्टेट में जाने के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक्साइटेड स्टेट में से और ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं ना, तो इसका मतलब है क्लोरोफिल के ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है उसके 3 फॉर्म है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और आयोनाइज्ड स्टेट्स। ओके, अलग अलग फॉर्म परफॉर्म करता है ये कौन, क्लोरोफिल ए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन एंड क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट रिएक्शंस। In the chromatogram, whereas chlorophyll B as yellow-green, xanthophylls as yellow, and carotenoids as yellow to yellow-orange. All these pigments are involved in photosynthesis. Each pigment has the capability to absorb light at different wavelengths. If we create a graph with wavelength on the x-axis and absorption on the y-axis, it shows that the capacity to absorb chlorophyll is between 400 and 700 nanometers, which is the visible light spectrum. The action spectrum of photosynthesis shows that maximum photosynthesis occurs in the blue and red regions of the spectrum. We find it is close to the wavelength of chlorophyll A. We can conclude that chlorophyll A is the chief pigment involved in photosynthesis. This shows that the accessory pigments chlorophyll B, carotenoids, and xanthophylls also trap energy, but they transfer it to chlorophyll A. This helps the plant to utilize a wider range of wavelengths from the incident light and also protects chlorophyll A from photooxidation. Julius von Sachs, in 1854, showed that glucose was formed when plants grow. He also found that the green substance, chlorophyll, is stored in special cells of the plant.
He also proved that these green parts are the factories that produce glucose, and it is stored as starch. T.W. Engelmann illuminated green algae cladophora with a spectrum of light using a prism. He placed the cladophora in a suspension of bacteria to pinpoint the sites that produce oxygen. The bacteria accumulated mainly in the areas of blue and red light. The first spectrum of photosynthesis was thus produced. By the middle of the 19th century, the empirical equation for photosynthesis was derived. Cornelius van Niel found that photosynthesis is a light-dependent reaction in which a hydrogen atom reduces carbon dioxide to form carbohydrates. He also inferred that H2O is the hydrogen donor which is oxidized to O2. He came to this conclusion when his experiments with sulfur bacteria released sulfur instead of O2. In that case, H2S was the donor and not water. This was later proved by radioisotopic techniques. This is how the final equation of photosynthesis was derived. Photosynthesis takes place in the chlorophyll pigments of the green leaves and stem. In the mesophyll cells, they align themselves near the walls to obtain maximum sunlight. The chloroplast consists of grana, stroma lamellae, and fluid stroma. Light reactions take place during the first stage of photosynthesis. During this stage, light energy is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH, and hence it is also called the photochemical phase.